राइट टू लिबर्टी में आगे पढ़ते हैं हम। आर्टिकल 20 अपराधों की दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण। हमने स्वतंत्रता में ये नहीं है कि हमें केवल घूमने फिरने, बोलने, संघ बनाने, इन सब की स्वतंत्रता दे दी तो हमारा स्वतंत्रता का अधिकार पूरा हो गया। जबकि स्वतंत्रता एक विस्तृत कंसेप्ट है, बड़ा कंसेप्ट है। इसमें देखिए आप नागरिकों की स्वतंत्रता या उनकी कैसे संरक्षित की जा सकती है। अगर आपने कोई अपराध किया है तब आपको तब भी कुछ विशेष प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। ऐसा नहीं है कि आपने अपराध कर दिया तो फिर आपकी सारी स्वतंत्रताएं ख़त्म हो जाती हैं, ऐसा नहीं है। तब हम देखते हैं कि हमें किस प्रकार से भारतीय संविधान में स्वतंत्रताएं मिली हुई हैं। तो कार्योत्तर विधियों से संरक्षण, अनुच्छेद 20(1) दोहरे जोखिम या दंड का सिद्धांत हम आपको बन करके पढ़ाएंगे। इसमें आप देख सकते हैं कि जो अलग इनकी जो आपको भाषा समझ में ना आ रही हो, फिर भी हम अभी एक्सप्लेन करेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तीसरा है हमारा आत्म अभिशंसन का सिद्धांत 23 में है। 20 का तीसरा, ऐसा नहीं 23 है। तो ये जो पहला है कार्योत्तर विधियों से संरक्षण, इसमें ये बात बताई गई है कि किसी व्यक्ति को तभी दोषी ठहराकर दंड दिया जा सकता है अगर आपने कोई अपराध किया है। आप जब तक आप दोषी नहीं हैं, दोषी ठहराए नहीं गए हैं, सिद्ध नहीं हो गया, तब तक आप क्या रहते हैं, मुजरिम रहते हैं। आप पर आरोप है, आरोपी हैं आप, लेकिन आप मुजरिम नहीं हो जाते तब तक। लेकिन जैसे ही आपका दोष सिद्ध हो जाता है तो आपको किसी भी व्यक्ति को तभी दोषी ठहराकर दंड दिया जा सकता है जब उसने वर्तमान में समय में लागू कानून को तोड़ा हो। कानून तोड़ा हो तभी आपको, और आप दोषी सिद्ध हो गए हैं तब आपको दंड दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने, हमारे यहाँ कानून अभी था ही नहीं या पहले जो कानून था अब वो रद्द हो गया है और हमसे वो भूलवश या जानबूझकर किसी भी प्रकार से अगर हमने वो अपराध किया है तो ऐसा नहीं है कि वो या भविष्य में बनेगा कोई कानून उसको तोड़ दिया है, तो नहीं। जो वर्तमान में कानून है मौजूद, अगर उनको तोड़ा है तभी आपको दंड दिया जाएगा, अन्यथा की स्थिति में नहीं दिया जाएगा। ठीक है ना। तो ये कार्योत्तर विधियों से संरक्षण आर्टिकल 20 का 1। ठीक है ना। अब हम पढ़ते हैं कि जो दूसरा था हमारा कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध 20 का 2, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंड नहीं दिया जा सकता। यानी एक अपराध के लिए एक ही बार सज़ा। ऐसा नहीं है कि हमने 2 महीने की सज़ा काट ली फिर हमसे कहा गया नहीं अब आप फिर चलिए भाई, है ना। तो ऐसा एक व्यक्ति के लिए एक दंड के लिए एक बार ही दंड, एक अपराध के लिए एक बार ही उसको पनिशमेंट दिया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि वो बार बार दंड भुगतता है या उसने अपनी सज़ा पूरी कर ली है तो फिर उसको दंड नहीं दिया जाएगा। यह सिद्धांत न्यायिक कार्यवाहियों पर ही लागू होता है, विभागीय कार्यवाहियों पर नहीं। मतलब विभाग का जो डिपार्टमेंटल कार्रवाई होती है उस पर लागू नहीं होता है ये 20 का 2। ठीक है ना। क्योंकि दंड का जो अधिकार है वो न्यायालय से होता है। ठीक है ना। अब हम पढ़ते हैं कि 20 का 3 आर्टिकल क्या कहता है। वो आत्म अभिशंसन का सिद्धांत, सेल्फ इनक्रिमिनेशन। तो इसमें क्या है कि देखते हैं, किसी आरोपी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। आपको पता है कि आपने अपराध किया है तो ऐसा नहीं है कि आपको न्यायालय के द्वारा या फिर जो ऑफिसर्स या जो भी संस्थान आपके खिलाफ जांच कर रही है वो आपसे कहे कि नहीं आप अपने खिलाफ हमें साक्ष्य दीजिए, तो ऐसा वो बाध्य नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो किसी व्यक्ति को
स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ये आपकी स्वतंत्रता है। आपने अपराध कर दिया है, अब आप ढूंढिए, अगर आपको मिल जाता है तो आप उसको दोषी करार दिलवाइए, नहीं तो वो उससे आप नहीं कह सकते कि भाई आप साक्ष्य दीजिए, नहीं तो फिर अपराधी को ही ढूंढना पड़ता। सारी जो एजेंसीज थी वो, अब आप एक बड़ा बढ़िया सा उदाहरण था कि एक अपराधी था, उससे कहा गया कि उसने एक अपराध कर दिया और उसका डीएनए टेस्ट होना था उसमें। तो डीएनए टेस्ट के लिए अब वो अपना सैंपल नहीं दे रहा, तो जो ऑफिसर्स थे या जो एजेंसीज थी जो जांच कर रही थी उसके खिलाफ, उसने पता किया अब इसका कुछ मिल ही नहीं रहा ना, तो वो अपना सैंपल देने को तैयार है। फिर उन्होंने लिखा कि वो जेल में रह करके अपने घर में लेटर भेजता था, तो उसकी जो टिकट थी वो जो चिपकाता था, उसने एक बार जो गम होती है उससे ना चिपका, अपने थूक से चिपका दिया, तो उसमें सैंपल उसका आ गया। तो जो अधिकारी थे उन्होंने डीएनए टेस्ट के लिए सैंपल वहाँ से भेजा और फिर वो अपराध सिद्ध हुआ और उस पर टेस्ट हुए। तो ऐसे कई सारे जो बाद आए हैं, उनमें सेल्वी वर्सेस कर्नाटक राज्य बाद था, 2010 में आया था। सुप्रीम कोर्ट ने नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफी, ब्रेन मैपिंग को आत्मविसम्पन्न माना, अतः यह वर्जित है। ये टेस्ट करवाने से पहले परमिशन लेनी होती है, ठीक है ना। तो ओवरऑल आप ये समझिए कि 20 का 3 ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति जो अपराधी है उसको अपने खिलाफ सबूत जुटाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। बात समझ में आई। अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल, बहुत इम्पोर्टेंट है, जो प्राण या दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है ना। आर्टिकल 21, किसी व्यक्ति को उसके प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया मतलब कानून की प्रक्रिया के तहत। जो फांसी हमारे यहाँ होती है, आपने देखा अभी निर्भया कांड के लिए फांसी में कितने सारे दाव पेच देखे गए, तो उनमें क्या था कि कानून की प्रक्रिया का पूरा पालन जब तक नहीं हो जाता तब तक कितना भी बड़ा अपराधी हो, कितना भी बड़ा क्रिमिनल हो, उसको उसके जीवन के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। उसकी पिटीशन कभी राष्ट्रपति के यहाँ, कभी किसी के यहाँ लंबित रह रही थी और सबके जो कार्रवाई थी, प्रोसेस थी, वो पूरी नहीं हो पा रही थी, इसलिए वो फांसी बार बार टल जा रही थी। ये कानूनी प्रक्रियाएं अगर तो पूरा तब हुई फांसी, फाइनली फांसी हुई, सब जानते थे कि होगी, पर लेट हो रहा था, इसीलिए कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ये नहीं कि उसने अपराध किया है, आज देखते हुए तुरंत ही उसको फांसी दे दी जाएगी। हमारे यहाँ तो आतंकवादी कसाव जैसे लोग भी रहे, उनको भी पूरी कार्रवाई के बाद हमने फांसी दी थी। तो ऐसा है कि हमारे यहाँ जो व्यवस्था है वो किसी व्यक्ति विशेष, वर्ग विशेष के लिए नहीं है, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट है, और ये जो फंडामेंटल राइट है वो सभी दोनों प्रकार के नागरिक, विदेशी नागरिक हो या फिर भारत के जो नागरिक हैं, उन सभी को प्राप्त है ये राइट टू लाइफ का, जीवन का अधिकार जो है ना। अब भारत सरकार ने या भारत में जो संविधान बना उसमें विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली है। विधि की उचित प्रक्रिया ये हमने कहाँ से ली थी? यूएसए से। आप इतना जानिए कि जो हमारे यहाँ व्यवस्था की गई है उसमें बहुत सारे दाव पे, बहुत सारे बाद ऐसे हैं जो आर्टिकल 21 को लेकर उठते रहे हैं। विधि द्वारा प्रक्रिया, स्थापित प्रक्रिया, ये हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया मतलब कानून के द्वारा। ये जो लैंग्वेज है वो हमने जापान से ली है, ठीक है ना। विधि की उचित प्रक्रिया की व्यवस्था तो हमने यूएसए से ली थी, जो हम आपको राइट टू इक्वलिटी में पढ़ा चुके हैं, है ना। तो अब हम देखते हैं आगे
अगले वीडियो में। ये जो बांध है इनकी चर्चा करना आवश्यक नहीं है आपके लिए। अब मैं देखती हूँ